मिट्टी से इश्क की ये दास्तान आपको किताबों में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पर हम उस हाथ से आज मिलने आए हैं, उन हाथों से मिलने आए हैं जो धरती को जीवन देते हैं। जी हाँ, धरती को इस समय जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी, और वो पानी जहाँ बूंद बूंद जिस पानी को सहेजा जाता है, आज हम आपको उस जगह पर लेकर आए हैं, उस धरती पर लेकर आए हैं। जी हाँ, मिट्टी के महानायक में हम अक्सर आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस धरती की सेवा करते हैं, जिन्हें धरती का ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है। जी हाँ, धरती के इन ज्येष्ठ पुत्रों की ये दास्तान इसी प्रकार चलती रहेगी। आप मेरे साथ इस सफ़र में लगातार बने रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे मिट्टी के महानायक। जब कभी लगे कि हालात साथ नहीं दे रहे, तो मिट्टी से पूछ लेना। वो हर बार नई कहानी लिखना जानती है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने साबित कर दिया कि जब मिट्टी से इश्क होता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार उस इश्क को जीता है। ये कहानी जन्म लेती है एक ऐसे खेत से जहां खेती करने का जज्बा था, जुनून था, लेकिन पानी नहीं था। हर मौसम नई उम्मीद लेकर आता और हर फसल घाटे की कहानी बन जाती। आसपास के खेत बिकने लगे, लेकिन इस परिवार ने अपनी मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके लिए खेत नहीं जमीन थे, जिंदगी थे। और उस जिंदगी का नाम था नेमराज सुंडा, जिसने पढ़ाई भी की तो खेती की, सोच भी रखी तो खेती के लिए। एक तरफ किताबें, दूसरी तरफ खेत, और दोनों के बीच विज्ञान के प्रयोग। सबसे बड़ी चुनौती थी पानी, लेकिन जहां इरादे मजबूत हों, वहां बरसात की हर बूंद अमृत बन जाती है। जी हाँ, जिस समय पर लोग गाँव से शहर की तरफ जा रहे हैं, अपने खेतों से एसी वाले ऑफिसर्स की तरफ जा रहे हैं, उस समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन ऑफिसेज़ में नहीं बैठते। जब वो ऑफिसेज़ में जाते हैं या शहरों में जाते हैं या एसी कमरों में बैठते हैं, तो उन्हें उनके खेत आवाज़ देते हैं, उनके खेत उन्हें बुलाते रहते हैं और वो वापस भागकर अपने खेतों में आ जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको डॉक्टर नेमराज सुंडा जी से मिलाने आ रहे हैं, जो कि किसान के पुत्र हैं। किसान के पुत्र तो बहुत सारे लोग हैं जो कि किसान पुत्र होने के बावजूद भी खेतों से जिनका मन उचट चुका है, परंतु नेमराज सुंडा जी ने पढ़ाई भी कृषि में की, उसके बाद पीएचडी की, लेकिन उसके बावजूद अपने खेतों से जुड़े रहते हैं और अपनी खेती में जुड़े रहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मिट्टी के महानायक। जी सर, स्वागत है आपका भी, फार्म पे पधारे। जी जी हाँ, नेमराज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या आप करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताइए अपना। जी मैं एग्रीकल्चर से पीएचडी हूँ। 2010 में मैं कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पे मेरा चयन हो गया था। लेकिन शुरुआत से मेरा ये देखा हुआ था कि मेरे भाई साहब है, माता पिता है, स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री करके, फार्मिंग करके। बाद में चुनौतियाँ ऐसी हार्ड हो गई कि पीछे फैमिली बड़ी है और एग्रीकल्चर लैंड तो है लेकिन पानी नहीं था। 2019 से मैंने ये देखा कि विभाग की कुछ स्कीमें फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी कारगर साबित हुई, जिसमें फार्म पॉन्ड था, तारबंदी थी। तो मैंने मेरे जो खेत है 10 एकड़ का, उसमें सबसे पहले तारबंदी करवाई और बाद में 4 फार्म पॉन्ड बनाए। 3 एग्रीकल्चर के हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है कृषि विभाग द्वारा, और एक हॉर्टिकल्चर का जिसमें 3 फार्मर कम से कम होते हैं और वो बड़ा होता है 1 बीघा पक्का का। तो इसमें मेरे पानी की जो समस्या थी वो दूर हो गई। कुछ भूमिगत पानी भी था ट्यूबवेल में, कुछ उससे भी रिचार्ज होता रहा। तो आज ये है कि मेरे 40 बीघा जो खेत है उसमें तो मैं खेती कर ही रहा हूँ। भाई साहब वगैरह ये जो देखते हैं, तो हमने 10 से 20 बीघा साइड में दूसरे फार्मर की भी रेंट पे ले रखी है। लगभग हम 50 बीघा में खेती करते हैं, जिसमें 3 पोली हाउस है। ओपन जो खेती है उसमें हम वेजिटेबल्स भी करते हैं जो कम पानी चाहने वाली हो, और बाकी इसबगोल है, सरसों है, जो भी कम पानी चाहने वाली फसलें हैं वो हम करते हैं। जी हाँ, नेमराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अधिकतर जो युवा हैं वो विमुख हो रहे हैं खेतों से, सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खेती में घाटा होता है, खेती में हमारे पास में चीज़ें नहीं है जिससे कि हम उसको कर सकें। आपने पानी की जो समस्या है उसको कैसे सुलझाया? नहीं, पानी का तो सबसे पहले ये है कि रेन और वाटर हार्वेस्ट अगर कर लेंगे तो काफ़ी कुछ समस्या उससे हल हो जाएगी। अनुमान जैसे एक सीजन क्रॉप के लिए तो जो रेन वाटर हार्वेस्ट होता है फार्म पॉन्ड में वही काफ़ी होता है, लेकिन रबी की भी फसल लेनी है तो वहाँ भूमिगत जो स्रोत है थोड़ा बहुत, उसका भी थोड़ा सा पानी काम में लेना पड़ता है। तो मेरे जैसे मैं कहता हूँ 3 ट्यूबवेल करा रखी है, उसमें 4-4 फुहारे चलते हैं। बाकी मैंने रेन वाटर हार्वेस्ट ढंग से चारों पॉन्ड में कर रखा, तो मेरे 50 बीघा में कोई दिक्कत नहीं आती पानी की। अभी भी आप देखोगे पीछे जो अभी अप्रैल लास्ट चल रहा है, लेकिन पानी में मेरे 2/3 सभी फार्म पॉन्डों में 2/3 पानी अभी भी बाकी है। तो अगली मेरी जो सीजन है अर्ली में ले लूँगा, जून में मेरी मूंगफली वगैरह का पड़ाव हो जाएगा। खीरे की जो पोली हाउस में फसल होती है वो जून में स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, नेमराज जी का जो खेत है वो जल संरक्षण का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है।
कहते हैं कि जब इनके जो पीढ़ियाँ थी, इनके दादाजी और इनकी जो माताजी पिताजी थे, वो इसलिए परेशान थे क्योंकि खेत में पानी नहीं था, इसलिए बड़े दुखी होते थे। परंतु कहते हैं कि बेटे अगर सबल हो जाते हैं, तो पाँव मार के पानी निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा ही नेमराज जी ने किया कि इन्होंने पानी की जो समस्या थी, उससे दूर हो गए। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग से तो सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो सब कर सकते हैं, योजनाएँ तो सबके लिए हैं, फिर लोग क्यों परेशान रहते हैं? जी, इसमें थोड़ा-सा स्टार्टिंग में हार्ड लगता है कि नहीं खेती नुकसान का ऐसा विषय है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो पहले से ये रुचि थी खेती में कि विभाग में जो जॉब कोई भी कर रहा है, साइड में कोई भी जॉब कर रहा है, उसके पैरेलल में अगर अपन प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, नेचुरल अपन जैविक खेती करें, खुद के परिवार के लिए, खुद की हेल्थ के लिए और जो भी मिलने वाले हैं कस्टमर है, कंज्यूमर है फाइनल, उसको अगर अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो उससे संतुष्टि है, सैटिस्फैक्शन वो ज़्यादा मिलता है। शायद मैंने तो ये देखा है 2010 में मैं जब चयनित होता, विभाग का जॉब बहुत ही अच्छा है, फार्मर्स को हम एडवाइस करते हैं, उनके लिए हम काफ़ी सलाह वगैरह टाइम पे देते हैं। लेकिन घर पे जो खेती अगर हम अच्छे तरह से नहीं कर पाए ना, तो एक तरह से वो एक कोसते हैं अपने आप को कि नहीं अपन खेती में पीएचडी की है और लोगों जो भी वैसा ही है, और घर पे एक मॉडल फार्म अगर डेवलप नहीं कर पाए तो शायद अच्छा संदेश नहीं दे पाएंगे। इसी को ध्यान में रख के मैंने काम किया और मेरे भाई साहब और फैमिली वाले सपोर्ट में खड़े रहे। आज मेरे जो फार्म इम्प्लीमेंट्स है ट्रैक्टर चलित, वो सभी फार्म इम्प्लीमेंट्स मेरे घर पे मौजूद है। सोलर है मेरे पास, पोली हाउस है और 4 फार्म पॉन्ड है, तारबंदी है, तो कम से कम 20 से 25 लोगों को साल भर तक में रोज़गार कंटिन्यू दे पाते हैं हम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोगों के मन में भ्रांति है कि खेती इस समय घाटे का सौदा है, इस समय पर जो योजनाएँ हैं सरकार की, इस समय पर जो तकनीक है, उसके हिसाब से तो खेती करना थोड़ा-सा और आसान हो गया। जी, आज जो सरकार की योजनाएँ चल रही है जिसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से पोली हाउस और शेड नेट हाउस है, मल्चिंग है, ड्रिप है, मिनी फुहारा है, इन पे काफ़ी सब्सिडी है। बहुत कम पानी में खेती आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स है जिसमें बहुत सारी चाइनीज़ जो सब्जियाँ हैं उनकी रेट बहुत अच्छी रहती है, जिसमें ब्रोकली है, शिमला मिर्च है। पिछली बार शिमला मिर्च 1 ही एकड़ का पोली हाउस था, हमने 15 लाख प्लस शिमला मिर्च हमने निकाली खेत से। नेट प्रॉफिट था 8 से 9 लाख, तो उससे हम इंक्रीज़ हुए। अभी हमारा भी 4th जो पोली हाउस है वो लग रहा है। हमने एनएसबी से भी अभी फाइल लगा दी कि नहीं, अब जब प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। तो एक चैन बन जाती है अगर आप फार्मिंग ट्रेडिशनल करके थोड़ा-सा साइड में वेजिटेबल्स पे या हाईटेक उस पे जाते हो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन पे, तो लगातार हर मंथ कुछ ना कुछ इनकम होगी, उससे एक चैन बन जाएगी पैसों की, प्रॉफिटेबल रहेगा। जी हाँ। आय बढ़ाने की जब बात करते हैं अक्सर इस बात पे बहुत बड़ी-बड़ी बहस होती है कि किसान की आय जो है कम होती जा रही है। अगर मैं थोड़ा-सा पूछूँ रुपीज़ के टर्म्स में 40 बीघा खेत से कितनी आय लगभग आप लोग कर लेते हैं? बहुत बहुत मोटा-मोटा आइडिया। जी, खेती में आय स्थिर तो नहीं रहती, ईयर टू ईयर और ये जो बहाव है उस पे वेरी करता है। लेकिन अनुमान मैंने ये देखा पिछले 3 से 4 साल हो गए मुझे 3 पोली हाउस और ओपन खेती करते, तो उसमें हम 75 से 80 लाख का ग्रोस निकाल देते हैं टोटल साल भर का, तीनों पोली हाउस और ओपन खेती से। उसमें 1/3 करीब हमारे 25 से 30 लाख हम नेट प्रॉफिट हर साल ले रहे हैं। कभी अच्छी रेट मिलने से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी, लेकिन अनुमान 30-32 लाख रुपए तक हम पहुँच रहे हैं पिछले 2-3 और साल। क्या-क्या उगा रहे हैं इस समय? मेन खेती क्या है आपकी? मेन खेती ये है कि 3 पोली हाउस है, उसमें 2 में तो कुकम्बर लेते हैं, चाइनीज जो खीरा आता है, क्योंकि वो ईजी है, ईजीएस्ट है ग्रो करने में। और उसके बाद में शिमला मिर्च भी हम 2 साल से कर रहे हैं, और जो बाहर खेती है उसमें हम कैबेज कर रहे हैं। पत्ता गोभी ठीक रेट दे रही है और उसमें पेस्ट वगैरह भी कम आते हैं, तो पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत कम होता है। उसके अलावा प्याज है, इसबगोल है, बाकी देसी फार्मी गेहूँ है, जैसे C306 3077 वो खाने वाले ले जाते हैं, तो दिक्कत नहीं। आप कहते हैं जैविक खेती कर रहे हैं, केवल जैविक खेती कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि पॉली हाउस में तो जैविक खेती संभव ही नहीं है। जी, आपने बहुत अच्छा बड़ा क्वेश्चन किया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं एंटोमोलॉजी से ही पीएचडी हूँ। एंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कीट नियंत्रण का ही होता है, तो उसमें हमने ढंग से पहले से ये पढ़ रखा है कि आईपीएम जो मेथड आता है ना, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें केमिकल को या तो रखते ही नहीं, रखते तो लास्ट अफेड है वो। जब सबसे पहले कृषक जो विधियाँ है, जो बायोलॉजिकल मेथड है, जो फिजिकल है, सब कुछ अपना लिया, बाद में भी कीड़ा नहीं मर रहा तो वहाँ केमिकल तक जाओ। तो अनुमान हमारे यहाँ तो जो अभी वर्तमान कृषि मंत्री है राजस्थान सरकार के डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, जो मीणा जी, वो भी पधारे हैं। वो इसीलिए पधारे हैं कि राजस्थान में उन्होंने ये देखा अनुमान कि पोली हाउस जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसमें जैविक होना मुश्किल है, तो हमने फर्स्ट टाइम ही जो पहली क्रॉप हुई थी उस पे हम गए थे पेस्टिसाइड फ्री कुकम्बर। पेस्टिसाइड फ्री का मतलब ये था उसमें न्यूट्रिशन तो डलता है क्योंकि हाइल्डिंग वो हाइब्रिड है, तो नीचे हमने जो फर्टिगेशन आता है 00 19 0050 जो भी 52 34 वो तो हमने डाले थे, लेकिन हमने ऊपर से जो पेस्टिसाइड केमिकल आता है वो नहीं डाला। क्योंकि मैं साथ में आपको ये बता दूं, मैं अभी बांसवाड़ा पोस्टेड हूँ, सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय जो विस्तार का जो पद है, उस पे मैं भारत सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, दोनों ही जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली राजस्थान में और भारत सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रभारी हूँ।
जिला स्तर पर ओआईसी हूँ। तो वहाँ हम किसानों को और जो हमारी कृषि सखी सीआरपी है, जो जुड़े हुए क्लस्टर्स है, उन पे मतलब आप हम मानते हैं कि अब सभी किसानों को जैविक खेती पर आ जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले से ही, मैं तो एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट रहने से, पीएचडी करने से उसके पक्ष में था। मैंने किया भी पेस्टिसाइड फ्री। अब मैं और आगे पहुंच रहा हूँ, पेस्टिसाइड फ्री को छोड़ के जैविक पे ही आ रहा हूँ। बिल्कुल ही नेचुरल फार्मिंग हो, जैविक हो। तो उस पर यह हुआ कि जैसे मैं उस स्कीम में जुड़ा और हमने फार्मर्स में वहाँ डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिकल करवाए, तो हमने ये देखा जो नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पर्णी है, जीवामृत है, बीजामृत है, उनके इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं, प्रभाव, और लॉन्ग ड्यूरेबल रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। जी, डॉक्टर सुंडा किसान हैं, एक अफ़सर हैं, एक अधिकारी हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुंडा किताबें भी लिख रहे हैं। आप किस तरह की किताबें हैं? क्या है, मतलब स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने की हैं, क्या हैं? जी, हम काश्तकार फैमिली से जन्मे हुए हैं। खेती हमारा मेन धंधा था। जब हम जॉब की तैयारी कर रहे थे तो हमने हमारे सीनियर से राय लेके अच्छी जो टेक्स्ट बुक आती है 100, 150, 200 हमने कलेक्ट की लाइब्रेरी से, उनके हमने नोट्स बनाए। तो मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप आईसीआर द्वारा होती है 2006 में एमएससी के लिए, उसमें मेरा चयन हो गया था, 6ठी रैंक थी। उससे हौसला हमारा बढ़ा कि एग्रीकल्चर में अच्छा हम कर सकते हैं। तो 2009 में मैं जब जॉब लगा, उस समय मैं आरएस की भी कर रहा था और एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की तैयारी भी कर रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चर का जो मैटर है वो आप अगर लोगों के लिए प्रोवाइड करा दोगे तो अच्छा रहेगा। तो 2010 में जब मैं जॉब के बाद में टाइम मिलता था तो उसमें मैं काम करना स्टार्ट किया। 2011 में मेरा पहला बुक आ गया और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग मेरे 10 से 12 बुक्स है जो यूपी से लेके एमपी से लेके तमिलनाडु तक चलती है। इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। बिल्कुल शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में है। इंग्लिश भी जो है, इंग्लिश ग्रामीण जो बच्चे रहते हैं उनकी अनुमान मीडियम रहती है, तो हमने उसमें बुलेट्स पे, वन लाइनर पे काम किया ताकि कंटेंट लोगों को अच्छा साफ सुथरा मिल जाए। और शायद इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला है उसमें। जी हाँ, मतलब डॉक्टर सुंडा कहते हैं कि एग्रीकल्चर से बढ़िया कोई कल्चर ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये खेतों में पले, खेतों में बढ़े और खेतों को जी रहे हैं, असल में एग्रीकल्चर को जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो इस समय पर आपको देख रहे हैं पूरे देश से? जी, भारत की तो अर्थव्यवस्था कृषि पे ही टिकी हुई है। तो अनुमान जो ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे हैं, फैमिली है, उनको एक बच्चे को तो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होना चाहिए और खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट है। इसमें भी अगर तलाशोगे तो शायद छोटी मोटी जॉब की जरूरत नहीं रहेगी। अनुमान मैं प्राय मैं कहते भी रहता हूँ कि जैसे मैं सहायक निदेशक हूँ, मैं आज भी प्रिपेयर हूँ माइंडली कि मैं खेती करूँगा तो शायद मेरी जॉब से बेटर मैं यहाँ खेती में भी कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। भारत की खुशहाली का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो वो सिर्फ खेत है, जहाँ से होकर भारत खुशहाल बनता है। और इन जैसे लोग, इन जैसे युवा जो ये कहते हैं कि मैं खेतों में आकर ज़्यादा खुश रहता हूँ, खेतों में ज़्यादा आकर प्रसन्न होता हूँ, ये असल में उम्मीद है उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि धीरे-धीरे खेत खत्म हो जाएँगे, धीरे-धीरे जो कल्चर है, एग्रीकल्चर का है, वो खत्म हो जाएगा। परंतु नहीं, जब तक सुंडा जी जैसे लोग हैं, तब तक उम्मीद ज़िंदा है, तब तक ये मिट्टी ज़िंदा है। सरकारी योजनाओं को समझा, बड़े-बड़े फार्म पोंड बनाए, बारिश की हर बूंद को सहेज लिया, कई संरचनाएं बनाई कि हर बूंद काम आ सके। यहां तक कि घर का पानी भी अब खेत की प्यास बुझाने लगा। और कुछ समय में ही जिस खेत में पानी की कमी थी, वहीं से पानी की नदियां बहने लगीं। आज हालात ये हैं कि ये परिवार दूसरों के खेत भी किराए पर लेकर उन्हें सींच रहा है। ये बदलाव सिर्फ पानी का नहीं, सोच का है। डॉक्टर नेमराज सुंडा कृषि विभाग में सहायक निदेशक, लेकिन दिल से हमेशा एक सच्चे किसान, मिट्टी के लाल, जो मानते हैं कि जब किसान और विज्ञान मिल जाएं, तो खेती सिर्फ पेशा नहीं, सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। और जब उसमें जुड़ जाए समर्पण, तो धरती छप्पर फाड़ कर देती है। इन्होंने साबित कर दिया कि जैविक खेती सिर्फ खेतों में नहीं, सोच में होती है। पॉली हाउस में भी बिना रसायनों के खीरा, शिमला मिर्च और हर फसल उगाई जा सकती है। ईसबगोल हो या सब्जियां, हर फसल में प्रकृति का स्पर्श है। जिस खेत को आपने अभी विजिट किया, जिस खेत को आज हम आपको घुमा रहे हैं और जिस खेत में आज आपको कई तरह के प्रयोग, नवाचार हम दिखा रहे हैं, असल में उन खेतों के पीछे जो प्रेरणा है वो इस समय हमारे साथ बैठी हुई हैं। मैं बच्चा ने पढ़ाया तो माँ का कहीं भी कौन सा कोई दूधदार सुन कर पढ़ाया खेती का मार पानी तो छोई कौन 15 साल पानी टंग से नकाजार पीवे तो मार 35 साल से पानी आज ऑटो बाप अच्छा, पण मैं यहाँ बेच बोरियाँ कौन सा भाई बेच दिया अपना पानी कौन है भाई जमी माता से जमी माता को मार खा बात नहीं बेच बात नहीं कौन खूब दुख पाया था मैं खूब दुख पा रही हूँ पढ़ाया था मैं
मेरे पास धंधा लगाया था। आज राजी है। आज राजी मैं ये ना ये दुख पाता जी जमीन बेचना जाता आज माखन जमीन कौन लाती। अपने पोते को यानी कि तीसरी पीढ़ी को भी ये चाहते हैं कि वो खेती करे, इसलिए उसको कृषि सिखा रहे हैं, कृषि पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो धरती माता है ये बेचने के लिए नहीं होती, ये लोगों का पेट पालने के लिए होती है, ये धरती की सेवा करने के लिए होती है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और कुछ कहना चाहोगे? वो ऐसा मतलब किसान जमीन बेचबो जरूरी को ना, जमीन ना राख बहुत जरूरी है। 7 पीढ़ी पड़े से जमीन से बेच दिया तो 2 ही पीढ़ी पड़ेगी, जमीन की कदर रहेगी, माँ की मन का ही कदर रहेगी। हाँ तो सब की कदर रहेगी। एक पास पब्लिक पढ़ रही है, शेर कोई पोले में राख रहा है, कोई 12 का राख रहा है, कोई जगह बेटो संभाल रहे नहीं नौकरी लगी उसको, तो सब पढ़ रहा है। इसमें पानी तो चढ़ी जंदार कहीं पी रहा नहीं, मैं खुद ही पी बात तरस रहा था। जी हाँ, इनका एक कहना ये भी है कि हमने सब्र रखा इतने दिन, तभी आज हमारे पास सब कुछ है। आज पानी भी है, ज़मीन से पैदावार भी हो रही है, कई जीव जंतु भी पल रहे हैं, कई लोग पल रहे हैं, और जिन लोगों के यहाँ ये अन्न जाता है, जिन लोगों के लिए अनाज जाता है, सब्जियां जा रही है, वो लोग भी पल रहे हैं। तो सारी दुनिया तो जहर की दवाएं से चल रही है। जहर की दुनिया चल रही, लोग कौन चाहे गाठो बुक ले वो कसम मैं किसाना ना बीमार करबो कौन सा उधरी जहर से तो बीमारी है। हाँ वो तो टंकियाँ की दवाइयाँ बनावो, देसी दवाइयाँ आकड़ा लियावो, दतुरो लियावो, खीपड़ी लियावो, नीम का पत्ता लियावो, आगे दवाइयाँ बनावो, मशीन से कुट्टी काट, फिर 5-7 टंकी बना ली। फिर गोबर खाद नहीं, गोबर खाद पानी से आज जहर पाई मतलब। हाँ भाई गोबर खाद पानी से पैदा बडगा करता है, जहर कौन ना क्या सर उसमें। ये सिर्फ खेती नहीं, एक संदेश है कि धरती को जहर से मुक्त करो तो वो तुम्हें जीवन से भर देगी। नेमराज सिर्फ खेतों में नहीं, किताबों में भी उगा रहे हैं नई सोच, नई पीढ़ी के लिए लिख रहे हैं, ताकि आने वाला किसान और भी समझदार बने। और शायद यही वजह है कि इस घर की तीसरी पीढ़ी भी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, किसान बनना चाहती है, अपने खेतों को प्रयोगशाला बनाना चाहती है। सभी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। कल तक जो खेती घाटे का सौदा थी, आज वही सफलता की मिसाल बन चुकी है। जब मिट्टी मुस्कुराती है तो घर में सिर्फ फसल नहीं, संपन्नता उगती है, समृद्धि बरसती है और चेहरों पर नजर आता है सुकून। जी हाँ, तो अभी आपने जिस खेत को विजिट किया, जिस फार्म को विजिट किया, वहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पॉली हाउस भी है, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स भी हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जो कि किसान को जगह जगह चाहिए। यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन के लिए जो इन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक मॉडल बना रखा है वो भी है। इसके अलावा हर तरह की खेती को इन्होंने काम में लिया, अर्थात विज्ञान और किसान ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो खेती घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि इससे खूबसूरत कोई उद्योग नहीं है, इससे खूबसूरत कोई व्यापार नहीं है। इन जैसे लोग ही कहते हैं कि खेती से बढ़िया कोई स्वैग नहीं है और खेतों से बढ़िया कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये असल में बताते हैं कि खेतों में अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर सुकून भी मिलेगा, यहाँ पर आराम भी मिलेगा और यहाँ पर आमदनी भी मिलेगी। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। सुबह से शाम तक का खा गा घा से पूर्ण विराम तक खबरों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए आ चुका है आपका अपना चैनल आज की खबर। खबर जहां हम वहां। पैसा कमाना एक कला है और उसे सही जगह लगाना एक विज्ञान। पीएफ, एफडी और सेविंग्स के पुराने गणित को छोड़िए, अब मुनाफे की नई भाषा सीखिए। मैं मयंक कुमार लाया हूँ प्रॉफिट पाठशाला। पैसे को सिर्फ समझिए मत, ये भी समझिए कि पैसा काम कैसे करता है। सिर्फ आज की खबर पर।